थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन ये सारी व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए हिमरेचक गांव के सभी लोगों का हमने धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरी ओर से और आप सभी की ओर से मैं हिमरेचक गांव के सारे लोगों का, छोटे से बच्चे से भी, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पर आकर के खेल कर। इसलिए ये हमारी जो कुछ प्राथमिक आवश्यक जो बातें हैं वो हमने पहचाननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हिमरेचक गांव को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी की है। ये आदर्श हम सभी गांव में देखते हैं, हमारी ये परंपरा है। मुंबई में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो व्यवस्था करने के लिए जगहें खोजनी पड़ती है। कहां करेंगे, हॉल बुक करो, फिर ये बुक करो, वो बुक करो। परंतु हमारे यहां पर गांव में जितने सारे घर है वो स्वयं का घर इस कार्यक्रम के लिए खुला करके दे रहे हैं, अपना मन बढ़ा करके सभी को अपने मन में बैठने के लिए अपना मन बड़ा कर रहे हैं। इसके लिए ये हमारी परंपरा को हमने इसी प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास और अच्छे करते रहने चाहिए। ये 50 वर्ष 1976 1976 टू 2026, इस 50 में से लगभग 22-25 वर्ष तो मैंने भी देखे, नागालैंड में रहते हुए देखे, मणिपुर में रहते हुए देखे। तो 50 वर्ष के यात्रा के 25 वर्ष तो मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कहीं ना कहीं। युवकों को लेकर के मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। 1976 की स्थिति कैसे थी, आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। मैंने रामकुई जी से पूछा कि क्या हिंदी समझेंगे? अब बिल्कुल समझेंगे, आप बोलिए, ऐसा उनका जवाब। 1976 की परिस्थिति समझो। 1976 में क्या सपना देख करके, उससे पहले 1974 में हमारा क्या सपना देख करके झेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन की स्थापना हुई, उस समय क्या क्या कठिनाइयां थी, ये भी जानने के लिए इसमें अगर कहीं संभव हुआ आने वाले समय में, मैं रामकुई जी से आग्रह करूंगा कि ये भी एक बार स्पष्ट करें। केवल रामकुई जी नहीं, अपने गांव में जो बूढ़ा बूढ़ी है उनसे कभी ना कभी एक समय लेकर के कि क्या समस्या थी उस समय, क्या सपना देखा आपने, क्या विश्वास आपके मन में था कि आज हमको इतना बड़ा 50 वर्ष का यात्रा, 50 वर्ष की हमारी जो यात्रा है वो पूरी करने के लिए आपने कुछ सपना देखा था क्या? आप जरूर पूछिए, आप जरूर अपने अपने गांव में जो बुजुर्ग हैं, जो 70-80 के आयु के हैं, उनको जरूर आवश्यक है ये बात हमें मन में प्रेरणा देने के लिए। आज जो गांव में, आज जो अलग अलग शहरों में जाकर के युवक पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 1974, 75, 76 की स्थिति क्या थी, हराक्का समाज में किस प्रकार की शिक्षा की स्थिति थी, उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, हमारे आने वाले 50 वर्ष कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपने अपना मन बनाना है। तो पीछे गए हुए 50 वर्ष कैसे थे, ये जानना जरूरी है। ये यात्रा आसान नहीं है। हर कदम पर हर आदमी के पीछे व्यक्ति है कि जो उसको आग्रह कर रहा है कि अरे छोड़ो ये शैतानी परंपरा, अरे छोड़ो ये क्या आप कर रहे हो, भूत प्रेत का पूजा कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हो। ऐसा कहने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई था। उसको बात दे करके, उसको पीछे छोड़ करके, रानी मां का नाम लेकर के,
रानी मां पर विश्वास रख करके समाज चला। रानी मां ने कुछ सपना दिखाया होगा, कुछ तो अपने को विश्वास दिलाया होगा कि हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारा भविष्य इस सूर्य के जैसा तपने वाला है, और ये भविष्य जो है वो हर नागा ट्राइब को, केवल नागा ट्राइब को नहीं, हर जनजाति को प्रकाश देने वाला है। ये वो विश्वास क्या है? ये मैं कहने से नहीं होने वाला। आपको अपने गांव में हर एक व्यक्ति से, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति से, जो 70-80 साल का है, उसके साथ में बैठ करके बातचीत करनी होगी। ये आवश्यक है। अगले 50 वर्ष कैसे होंगे, हमारे अगले 50 वर्ष में हम क्या क्या कठिनाइयों को पार, आज हमारी स्थिति यहाँ पर है, आने वाले समय की कठिनाइयां क्या हो सकती है, आने वाले समय के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये सारा कौन करेगा? हम लोग मिलकर के करना है। लेकिन ये करने के लिए पहले 50 वर्ष कैसे थे, इसके बारे में भी रामकुई जी ने जरूर, और बाकी भी पदाधिकारियों ने जरूर अपने युवाओं को जागृत करना चाहिए। आने वाले 50 वर्ष, पीछे गए हुए 50 वर्ष में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन प्लान करके, कैलकुलेटेड, अपने को उससे दूर किया। छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि आपको ध्यान में आएगा कि ये जो हमारी सनातन परंपरा को जो बचाए रखने का जो अभियान चला है को जादूनांग के समय से, उसका एक अभी लिखित रूप में धीरे धीरे बाहर आ रहा है। 1927 में, जैसा अपने अध्यक्ष जी के वक्तव्य में उन्होंने जो मैसेज भेजा उसमें आया, 1926-27 से ये शुरू हुआ आंदोलन हेपो जादूनांग के नेतृत्व में। ये जो जागरण था, ये जो लड़ाई थी ब्रिटिश के विरोध में और अपनी सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए, ये जो संघर्ष चला 1926-27 से, कुछ उल्लेख उसमें ऐसे आ रहे हैं, रेफरेंसेस ऐसे उजागर हो रहे हैं कि 1928 के आसपास अंगामी क्षेत्र की जो बड़ी बस्ती है, मैं अंगामी कोहिमा वाली नहीं, खोनोमा, ऐसे रेफरेंसेस आ रहे हैं कि खोनोमा में वहां के जो गांव के प्रमुख थे, उसमें चर्चा चली कि किस प्रकार का हेपो जादूनांग का संघर्ष चल रहा है ब्रिटिश के विरोध में। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए हेपो जादूनांग का जो विचार है, उसके बारे में खोनोमा में चर्चा हुई। खोनोमा के अंगामी लोगों को ध्यान में आया कि हमने इसको सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए उनकी बैठक हुई। बातचीत चली, एक बैठक में तो नहीं होता है, लेकिन बातचीत चल रही है। उसी समय जब ये बातचीत चल रही थी, 1928 में नागा क्लब के कुछ मेंबर्स कोहिमा से खोनोमा आते हैं, और खोनोमा का और जो हेपो जादूनांग के तरफ मुड़ रहा था, वो मुड़ता है नागा क्लब की तरफ। ये जो मोड़ मुड़ा, उसके कारण आने वाला क्या इतिहास है, ये आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभ्यास करिए, उसके बारे में मैं अधिक नहीं बोलने वाला। परंतु नागा क्लब क्या था, किसके इशारे पे काम करता था, क्या उसमें बातचीत होती थी, उसने क्या विचार रखा, ये सारा जब आप अभ्यास करेंगे तब कौन इसके पीछे होगा, इसका कंक्लूजन आपको स्वयं ऐसे सूर्य के प्रकाश जैसा क्लियर होगा।
मौका था 27-28 का। उस समय सारे नागाओं का नेतृत्व झेलियांगरोंग समाज के पास आ सकता था, और वो नेतृत्व अगर आ जाता तो हमारा जो सनातन परंपरा का जो निश्चय है, सनातन परंपरा का जो संघर्ष है, वो संघर्ष कहीं अधिक मजबूत होते हुए दिखता। परंतु वो एक अलग मोड़ पे चला गया। पूरा नागालैंड उसके पीछे अलग मोड़ में आज भी हम देख रहे हैं। परंतु समय क्या है कि समय किसी का दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है और जो ईमानदारी से करता है, जो प्रामाणिकता से करता है, समय उसको रिवॉर्ड्स देता है। समय आपका दुश्मन नहीं, समय आपका दोस्त भी नहीं, समय चलता जाता है। प्रामाणिकता, ऑनेस्टली जो मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं। हाइपो जादोनांग जी के नेतृत्व में हमारा संघर्ष चला। 1931 में उनको फांसी हुई, ब्रिटिश ने उनको इंफाल जेल में फांसी दी। उसके बाद नेतृत्व पद्म भूषण रानी मां ने संभाला। इसको देखते देखते धीरे धीरे काम, सारी कठिनाइयों को पार करते करते आज ये चित्र दिख रहा है। आज केवल नागालैंड नहीं, पूरा विश्व अपने सनातन परंपरा के ओर मुड़ रहा है। जो हमको सनातन परंपरा से दूर लेकर के गया, आज उसको पसीने छूट रहे हैं। अपने सदस्यता को बचाने के लिए पसीने छूट रहे हैं। और केवल हैं, यूरोप में भी छूट रहे हैं, अमेरिका में भी छूट रहे हैं, और उनको आने वाला सामने वाला भविष्य भी दिख रहा है। इसलिए हम अगर प्रामाणिकता से प्रयास करेंगे, समय अपने को जरूर रिवॉर्ड्स देगा। हमारे प्रयास और एफर्ट्स ऑनेस्टली होने चाहिए, ऐसी हमसे अपेक्षा है। समय भी हमसे ऐसी अपेक्षा करता है। क्या हो रहा है यूरोप में? नॉर्डिक कंट्रीज जहां हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड की बात अभी आपने देखी होगी। ट्रम्प बोलता है ग्रीनलैंड ले लेंगे, इसलिए उसके पास वाले देश में बता रहा हूं, वहां पर 1000 साल के बाद नॉर्स गॉड के मंदिर बने। आज मैं अभी रामकोई जी से पूछ रहा था कि हमारे कलुंगाई कितने हैं? 55 कलुंगाई हैं इस क्षेत्र में। वहां पर मणिपुर में 38 टीआरसी कलुंगाई खड़े हैं। गांव गांव में हमारी सनातन परंपरा को जागृत रखने के लिए, बचाने के लिए लोग अपना विश्वास, आस्था मजबूत कर रहे हैं। ये हमने 50 साल में मंदिर 1000 साल के बाद खड़े हो गए। उनको अपनी परंपरा खोजनी पड़ी। क्या थे हम 1000 साल पहले? क्या छोड़ करके हमने दूसरा ले लिया परंपरा, दूसरा कुछ ले लिया? 1000 साल के बाद आज वो खोज करके जा रहे हैं। आपको फेसबुक पर कुछ कुछ रील्स नए नए दिखते होंगे। न्यूजीलैंड की जो रग्बी, महिला रग्बी टीम हो या पुरुष रग्बी टीम हो, वो आज खुले ग्राउंड में हमारा ट्रेडिशनल नृत्य करते हुए, वॉर डांस करते हुए लोगों का मन जीत रहे हैं। उनकी असेंबली में आज इस प्रकार का पारंपरिक नृत्य और गान, इसको मान्यता मिली। वहां पर भी ये हो रहा है। तो न्यूजीलैंड से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के वहां यूरोप तक, हर जगह अपनी सनातन परंपरा के रूट्स खोजने के लिए समाज जागरूक हो रहा है। हमने तो 50 वर्ष संघर्ष करके तो जिंदा रखा इसको। ये कैसे रखा, ये आपने जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आने वाला 50 वर्ष कैसे होगा, 100 वर्ष की हमारी यात्रा कैसे होगी, इसके बारे में हमने
जरूर सोचना चाहिए, जरूर विचार मंथन करना चाहिए। इस प्रकार की सनातन परंपरा समाज में हर समय नया रूप लेकर के आती है। जो पहले चल रहा है 1000 साल पहले, वो आज करना अपेक्षित है क्या? नहीं। उसमें से जो हमारी मुख्य, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को जो ताकत देती है, वो बातें पक्की है। इसी के कारण हम कहते हैं हमारे आत्मा को शक्ति देने वाला, मजबूत करने वाला जो है, उसको हम पक्का वैसे रखेंगे। जो आवश्यक है उसको हम बदल सकते हैं। ये दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, केवल हमारे आत्मा को जहां से ऊर्जा मिलती है, रस मिलता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। बाकी सब कुछ बदल सकता है। 50 वर्ष पहले कैसे बैठकें होती थी, वो बैठकें करने के लिए किस प्रकार से कठिनाइयां होती थी, ये सारी बातें समझो तो आज हमारी बैठक कैसे हो रही है, इसका आपको अंदाजा आएगा। और हम किस गति से चले, हमारा प्रवास, हमारा विकास किस गति से हुआ, इसके बारे में भी हमारी स्पष्टता आ जाएगी। ये सारा हमको हमारे ही ताकत से करना। ये 50 वर्ष में सारा हिंदू समाज हरक एसोसिएशन के साथ में खड़ा है। जहां कमी पड़ी वहां पर सभी हिंदू समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो गए। जो जो आवश्यकता लगती थी, जो जो संभव हो सकता था, वो सारा करने का प्रयास भी हुआ। और रानी मां की आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़े। कैसा व्यक्तिमत्व मिला और कैसे 3-4 स्टेजेस में हम लोग आगे बढ़े। हैप्पो जादोनांग जी ने एक कल्पना की, कलुंकाई का सपना उनके मन में आया, उन्होंने वो किया। ब्रिटिश के विरोध में वो बहुत कम आयु में उनको फांसी दी गई। यही प्रकार का इतिहास हमको भारत के अलग अलग क्षेत्र में मिलता है। 1875 में भगवान बिरसा मुंडा ने वहां पर क्रांति का नारा दिया। वहां पर 25 वर्ष में 1900 में उनको वहां पर भी रांची जेल में संदिग्ध, माने कोई ये नहीं है, कोई कहने के लिए तथ्य सामने नहीं है कि उनको ब्रिटिश ने कैसे मारा। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा उस जुडिशियल केस में भी कहा गया है कि क्लियर नहीं है, जहर देकर के मारा है ना कैसे मारा पता नहीं। परंतु 1875 से 1900 तक केवल 25 वर्ष की आयु में भी बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा बन गए। आज उनका जन्मदिन हम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस करके मानते हैं। भारत के हरेक कोने में इस प्रकार का अपने देश के प्रति, अपने भूमाता के प्रति, अभी जैसे सैल्यूट किया ना, वैसे अपनी भूमाता के प्रति सभी के मन में प्रेम था। और ब्रिटिश के विरोध में लड़कर के इसको स्वतंत्र करना, ये हरेक का सपना था। पहला 1857 की पहली क्रांति के बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन 1857 के बाद पहला क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी जिसको फांसी पर लटकाया वो है तिलका मांझी। 1883, क्या मन में सपना होगा। 1857 में ब्रिटिश ने इतने अत्याचार किए, 25 साल में वो खड़ा हो गया व्यक्ति, तिलका मांझी, मुर्मू क्लैन का। आज राष्ट्रपति मुर्मू क्लैन की है, द्रौपदी मुर्मू, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके हस्ते पद्मश्री स्वीकार किया। उनके क्लैन का आदमी 1883 में ब्रिटिश ने भागलपुर में सबके सामने चौराहे पर पेड़ को टांग करके फांसी लटकाया। वो टांगने से पहले 10 किलोमीटर घोड़े के पीछे दौड़ाया माने खींचा जमीन को लेटा करके, फिर भी मरा नहीं है करके लटकाया। ये है हमारे ट्राइबल समाज का इतिहास। भारत के
हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ने का इतिहास। भारत के हर कोने में ऐसे उदाहरण मिलेंगे। केवल ये उदाहरण मैं बताऊंगा तो 2 घंटा लगेंगे, और ये 2 घंटा हमने बिताए हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी में बिताए, अपने सिलचर यूनिवर्सिटी में बिताए, मिजोरम यूनिवर्सिटी में बिताए, हर भारत के हर, मेघालय के नेहू में बिताए। इसको जानो, जब 75 वर्ष पूर्ण हुए स्वतंत्रता के, तब इसको भी कल्याण आश्रम के माध्यम से लोगों के सामने ला करके रखा कि भारत के हर कोने से एक वीर सतत जन्म लेता है। खोनोमा की लड़ाई 1880 वाली, वो भी महत्वपूर्ण है। वो फिर आकर के जुड़ेली हेखा नाम के व्यक्ति ने 4 साल लड़ाई की ब्रिटिशों के, खोनोमा गिरने से पहले। लेकिन ये सारे नाम हमारे इतिहास से गायब थे। इस प्रकार से हमारा इतिहास भी हमको उजागर करना पड़ेगा। आज जो एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम करके जो चल रहा है विषय, उसमें अंदर में हम ट्राइबल समाज की जो जीवन पद्धति है उसके बारे में भी बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। एक फिल्म आई थी अवतार, द वाटरवे, और उससे पहले भी एक फिल्म आई अवतार, जेम्स कैमेरून, दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी है अमेरिका में। लेकिन उन्होंने जो फिल्म के बाद जो इंटरव्यूज आते हैं ना, आप सब लोग देख सकते हैं, सभी इस पर उपलब्ध है, वो अवतार द वाटरवे। उस फिल्म के जब इंटरव्यूज हुए उस समय बताया कि ये सारी चीजें किस प्रकार से पृथ्वी बचाई जा सकती है, किस प्रकार से पृथ्वी पर आक्रमण हो रहे हैं एनवायरमेंटल, उसको किस में कैसे बचाएंगे, कहां से खोजेंगे रास्ता। वो रास्ता हमको ट्राइबल वैल्यू सिस्टम से मिलता है। तो जो एक समय था कि हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारी कस्टमरी लॉज, हमारे रिचुअल्स, हमारे सारी परंपराएं एक नैरेटिव बना कि सारी शैतानी है, आज दुनिया उसी का आधार मान रही है और हमारे सारे पृथ्वी को बचाने के लिए खोज कहां रहे हैं, ट्राइबल वैल्यू सिस्टम के अंदर में। मैं कुछ छोटे छोटे आपको उदाहरण बता रहा हूं कि क्या विश्वास होगा रानी मां के मन में कि हमारी सनातन परंपरा बचाने के लिए आज से मैं हरका एसोसिएशन शुरू कर रही हूं। आओ हम लोग मिलकर के हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे, जो आज तक नहीं हुआ वो हम करेंगे। और हम 50 वर्ष मना रहे हैं, इसके पीछे की कहानी भी जाननी चाहिए और समाज किस प्रकार से बदल रहा है ये भी जानना चाहिए। केवल समाज नहीं, दुनिया की वैल्यू सिस्टम्स कहां जा रही है ये भी मानना, ये भी हमने पढ़ाई करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आज हमारे पास में से डॉक्टर्स हो रहे हैं, इंजीनियर्स हो रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स हो रहे हैं, प्रोफेसर्स हो रहे हैं, साइंटिस्ट्स हो रहे हैं। ये हमारे समाज की विकास की गति और तेजी से बढ़नी चाहिए। और जब हमारे अंदर से जब डॉक्टर्स निकलेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, वो लोग जब ये खोजेंगे तो और प्रभावी रूप से ये सारी चीजों की चर्चा होती रहेगी। इसलिए पीछे गए हुए 50 वर्ष, आने वाले 50 वर्ष, इसके बारे में युवकों ने बैठकें करके गांव-गांव में पहले समझना, आने वाला 1 साल इसको देकर के अगले साल में भी ये हम प्रयास कर सकते हैं कि क्या सोचा आपने साल भर में और हम किस प्रकार से आगे जाना। हर एक युवक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि उसने कम से कम कितनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ये एसोसिएशन ने चर्चा का विषय है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक युवक युवती का कितना पढ़ाई होना चाहिए। 10वीं तक का मिनिमम, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्या हो सकता है, करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हर व्यक्ति महत्व का है। हम संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन मन से कमजोर नहीं है। हम
उदाहरण देखा ना हिमराचक का, कि सबको समावेश कर लिया उन्होंने, सबकी व्यवस्था की। इसलिए हमारा मन कमजोर नहीं है, हमारा मन पक्का है, पर हमको टारगेट देना पड़ेगा उनको। युवक युवतियों के सामने भी टारगेट होना पड़ेगा, हर परिवार के सामने टारगेट होना पड़ेगा। यह विषय हंसने वाला विषय नहीं है। आज भारत की जनसंख्या का जो रेशो है 2.1% ग्रोथ दिख रही है। ये 2.1% माने हर परिवार को 2.1 बच्चा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 0.1 तो हो नहीं सकता, एक तो 2 करो या 3 करो। इसके बारे में भी एसोसिएशन ने चर्चा करनी चाहिए। आने वाले समय में हम जवान होंगे ना बूढ़े होंगे समाज, आने वाले समय में हमारा समाज बूढ़ा होगा कि जवान होगा, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। बड़े बड़े देश इसकी चिंता कर रहे हैं। चाइना आज बूढ़ा देश है, भारत आज जवान देश है, हमारा एवरेज देश क्या है। अमेरिका आज बूढ़ा देश है। समाज ने भी ये निर्णय, एसोसिएशन ने भी ये गंभीरता से निर्णय करना चाहिए कि हर का परिवार का टारगेट क्या होना चाहिए। अगर हमारा समाज, अगर युवा रहना है आने वाले 25, 50, 100 वर्ष का, तो हमारा सामाजिक दायित्व क्या बनता है, इसके बारे में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि भाई इसके बारे में क्या चर्चा कर, खुलकर के चर्चा होनी चाहिए, ऐसे विषय है ये। तो परिवार का टारगेट, परिवार की टारगेट माने परिवार की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। आज हमारे लिए सरकार बहुत अच्छी योजनाएं, महिलाओं को, युवतियों को तो सरकार बहुत सारा फ्रीडम है पढ़ाई के लिए, उसका पूरा उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हमारा सपना होना चाहिए। एक व्यक्ति हर एक इसको कितना पढ़ना चाहिए, इन्होंने कम से कम एसोसिएशन ने निश्चित करना। फिर होता है नहीं होता है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए। ऐसे अलग अलग विषय हैं, इन अलग अलग विषयों की चर्चा खुल करके करनी चाहिए, और ये गंभीर विषय है समाज के लिए। इसमें कोई राजकीय पक्ष का, पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, ये एसोसिएशन के, समाज के अपने खुद के विषय है। ये सारा करने के लिए हमको संविधान का आधार लगता है। मैं अभी कुछ विषय दिल्ली चलो अभियान के बारे में बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। संविधान ने हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। भारत के शेड्यूल ट्राइब को संविधान ने जिस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया है, ऐसा प्रोटेक्शन दुनिया में किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को नहीं है। भारत के संविधान ने अपने ट्राइबल समाज के लिए, आज 12 करोड़ के आसपास ट्राइबल समाज है, 705 ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स है। मैंने सरकार की ऑर्डर में 1950 के ऑर्डर में 705 ट्राइब्स हैं। 12 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। इन सभी को संविधान, कोई सरकार का बात नहीं, कोई पक्ष का बात नहीं, संविधान ने हमको बहुत प्रोटेक्शन दिया है। हमारे कस्टमरी रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल बना, इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय, लेकिन 5th शेड्यूल में आज इस प्रकार के प्रावधान है कि सारे कस्टमरी नियम आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 5th शेड्यूल के गांव में, गांव के बाहर में बोर्ड लगे हैं, इस गांव में सारे सनातनी हैं, अन्य धर्म के लोग यहां पर धर्म प्रसार करने के लिए आने के लिए मनाही है। 5th शेड्यूल के गांव में बोर्ड लगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया। 5th शेड्यूल इसी के लिए बना है। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया कि गांव में आप इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते। धर्म स्वातंत्र सबको है, लेकिन प्रचार का स्वातंत्र किसी को नहीं है। तो संविधान ने हमको हमारी जमीन प्रोटेक्ट की, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस प्रोटेक्ट किए, हमारे कस्टमरी रिचुअल्स को प्रोटेक्ट किया, हमको
नौकरी में रिजर्वेशन दिया, कोटा है, हमको स्कॉलरशिप है, हमको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, हमको कानून के प्रोटेक्शन है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का प्रोटेक्शन है, बहुत कुछ है संविधान में। हमारा सम्मान बचाने के लिए आज कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के कमेंट्स नहीं बोल सकते। संविधान ने हमको बहुत कुछ प्रोटेक्ट किया। अब दिल्ली चलो अभियान में हमको केवल एक स्पष्टता करनी है, इसलिए संशोधन की बात है, इसलिए दिल्ली चलो अभियान है। केवल एक संशोधन चाहिए हमको। जिस प्रकार से आर्टिकल 341 में, आर्टिकल 341 ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदा थे, उस समय उन्होंने अमेंडमेंट ला दिया। क्या अमेंडमेंट है? जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध परंपरा को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम स्वीकार करता है, उसको SC की कोई भी सुविधा, फैसिलिटी, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 1956 में यह अमेंडमेंट हो गया। इसके कारण, संविधान के ये आधार के कारण आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को एक जजमेंट दिया है। वो जजमेंट आंध्र प्रदेश के पास्टर ने कंप्लेंट किया है, उसका जजमेंट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ। उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया, आप SC की सुविधा नहीं ले सकते, आपको कोई अधिकार नहीं SC के सुविधा प्रोटेक्शन लेने का। तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसने स्पेशल अपील। वहां पर भी 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है आपने ये छोड़ दिया, तो आप इसके अधिकार नहीं ले सकते, आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए SC में जो भी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम का स्वीकार करता है, उसको कोई भी अधिकार, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, बेनिफिट्स मनाही है, नहीं ले सकते वो। परंतु ST शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का ऐसा कोई आधार हमारे लिए नहीं है जिसके आधार पर हमको हमारी धर्म संस्कृति, कस्टमरी रिचुअल्स, परंपराएं, इसको हम बचा करके रखें। यह संविधान का आधार बहुत हर एक व्यक्ति तक एम्पावर करता है, हर व्यक्ति को एम्पावर करता है, हर व्यक्ति को ताकत देता है। इसलिए आर्टिकल 342 में अमेंडमेंट करना यह बहुत आवश्यक है। क्या यह पहली बार हो रहा है क्या? नहीं। 1967 में कार्तिक बाबा उरांव ने यह विषय लोकसभा में उठाया। ध्यान से सुनिए, 1967 में यह विषय लोकसभा में आया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। 17 नवंबर 1969 इस दिन में यह कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। आज भी लोकसभा की लाइब्रेरी में ऑनलाइन उपलब्ध है ये रिपोर्ट। पेज वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम 2 पेज नंबर 20 क्लास 3। वो क्या रिकमेंड करते हैं कि जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को स्वीकार कर रहा है, उसको कोई सुविधा, प्रोटेक्शन, बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। ये 1969 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन सरकार ने वो कमेटी का रिपोर्ट तो लिया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी ये विषय चला। 56 में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी बताया कि कर लीजिए, लेकिन उस समय का नेतृत्व ये
नागालैंड, मेघालय और अन्य जगह से होने के कारण कौन था, आप विचार करिए, उन्होंने मनाही की कि ऐसा कुछ मत करिए। ये तो हमको धर्म सिखाने के लिए आए हैं, हमारा क्या धर्म है, इसके लिए एसटी का कोई धर्म का उल्लेख मत करिए, ये तो हमको सिखाने के लिए आए। बाहर से जो आया वो हमको सिखाने के लिए आया, ऐसा कहकर के कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। आज वो अमेंडमेंट का समय आवश्यक है। हमारी मांग, हमारे मन की मांग कि हमको ये आधार चाहिए, समय समय पर हम मांग कर रहे हैं, हो नहीं रहा। आज हमारा प्रांत का कॉन्फ्रेंस हो गया, अलग अलग पूरे भारत भर में, जैसे जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स हुए। 2008 में 28 लाख सिग्नेचर्स जमा किए आदरणीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के हाथ में, राष्ट्रपति भवन में जाकर के वो दिए कि हमारी मांग है ये, आप करिए इसको, सरकार को कहिए, आदेश दीजिए। नहीं हुआ। फिर पिछले कुछ 4-5 वर्ष से इस प्रकार का जनमत तैयार हो रहा है। अभी दिल्ली चलना है, 23 मई को पहुंचना, 24 मई को वहां पर रैली होगी, पूरे भारत भर से जनजाति समाज वहां पर उपस्थित होगा। सब लोग नहीं जाएंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ जाएंगे, और पीसफुल रैली होकर के लाल किला मैदान पर सभा होगी। उस सभा में हमारी संस्कृति, हमारा ये धर्म नीति, हमारी परंपराएं, हमारे कस्टमरी नियम, इसको बचाने के लिए, संविधान का एक आधार खड़ा करने के लिए, हमें हमारे हर व्यक्ति को एम्पावर करने के लिए इस प्रकार की अमेंडमेंट की आवश्यकता है। वो अमेंडमेंट हम चाहते हैं, ऐसी मांग हमारी होगी। इसलिए दिल्ली चलो अभियान ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत में पहली बार इस प्रकार का अभियान होने वाला है, अभी तक कभी हुआ नहीं है। आने वाले समय में यह अभियान करने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए आवश्यकता में आगे भी हम करते रहेंगे क्या? नहीं, इससे काम होना चाहिए। हम करते रहेंगे, ये 5 साल की योजना, जैसे पहले 5 ईयर का था, वैसे करते रहेंगे क्या? करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए अभी पर्याप्त हमारी आवाज दिल्ली में बुलंद होनी चाहिए। ये किसी के विरोध का नहीं है, किसी भी धर्म के विरोध का नहीं, किसी व्यक्ति के विरोध का नहीं, किसी पक्ष के विरोध का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं। ये हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए है। हमारे धर्म संस्कृति, रीति नीति, परंपरा, पूजा पद्धति, इसके सक्सेशन के, इनहेरिटेंस के नियमों को बचाने के लिए है। इसलिए ये रैली जो है हमारे प्रोटेक्शन के, हर एक व्यक्ति को एम्पावर करने की दृष्टि से है। इसका इतना महत्व जान करके हमको बड़ी मात्रा में वहां पर जाना है। यहां से 295 का ये हो चुका है जाने की दृष्टि से। पूरे दक्षिण असम प्रांत के, कल्याण आश्रम दक्षिण असम प्रांत के दृष्टि से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। रियांग जाएंगे, चकमा जाएंगे, दिमासा बड़ी संख्या में जाने वाले हैं, चोरई जाएंगे, सकाचेप जाएंगे। अलग अलग जनजाति के सभी लोग दक्षिण असम प्रांत में, दक्षिण असम मतलब क्या, दिमासो, कछार, श्रीभूमि, हैलाकंडी, ऐसा जो प्रांत कल्याण आश्रम के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के लिए जो है, वहां से ये सारी जनजातियों के प्रतिनिधि वहां जाने वाले हैं। यहां से भी जाना निश्चित हो चुका है। हम लोग सभी वहां पर जाएं, सभी को मालूम होना चाहिए, सभी के आशीर्वाद लेकर के। ये मार्च अप्रैल का तो 10-15 तारीख के बाद जाने तक एक बड़ा अभियान गांव-गांव में भी चलेगा। गांव-गांव में भी जागृति की दृष्टि से हम लोग विषय गांव में भी पहुंचाएंगे, सभाएं भी होंगी। वहां की तैयारी के लिए कुछ आवश्यक बातें जो होंगी, वो सूचनाएं वो बताएंगे। इसलिए इस प्रकार का हमारा अभियान सभी को जानकारी की दृष्टि से मैंने उल्लेख किया। आप सभी ने मुझे जो कहना था वो कहते समय शांतिपूर्वक सुना।
आने वाले 50 वर्ष के हमारे नए रास्ते के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए सभी समाज, सभी हिंदू समाज आपके साथ में हैं। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरी कुछ बातें सामने रखने का समय दिया, और ये धूप में भी आपने इसको शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। कुछ बातें अगर अधिक कुछ बताया है तो आप सब बड़े मन से मुझे क्षमा करेंगे, इसके लिए भी मैं आपसे नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारा साथ आके बहुत अच्छा भाषण देने के लिए।